बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को सिंध के मौजूदा दारुल हुकूमत कराची में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम का आगाज़ 1882 में किया। 1893 में आला तालीम के हुसूल के लिए इंग्लैंड रवाना हुए, जहाँ से उन्होंने 1896 में वकालत का इम्तिहान पास किया और बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके वतन वापस आए। बाबाए कौम ने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत से किया। ताहम 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर। इस दौरान उन्होंने खुद मुख्तार हिंदुस्तान में मुसलमानों के सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मशहूर 14 नुकात पेश किए। कराची में जिन्ना पूंजा के घर जन्म लेने वाले इस बच्चे ने बर्रे सग़ीर के मुसलमानों ने न सिर्फ अंग्रेज साम्राज्य से आज़ादी हासिल की, बल्कि तक़सीम हिंद के ज़रिए पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी जुर्रत, अनथक मेहनत, दयानतदारी, अज़्म मुसम्मम, हक़ गोई का हसीन इम्तिज़ाज थी। बर्रे सग़ीर की आज़ादी के लिए बाबाए कौम का मौक़िफ़ दो टोक रहा। ना कांग्रेस उन्हें अपनी जगह से हिला सकी और ना ही कोई अंग्रेज सरकार उन्हें खरीदने में कामयाब हुई। मुसलमानों के हुकूक और अलहदा वतन के हुसूल के लिए अनथक जद्दोजहद ने कायदे आज़म की सेहत पर मनफी असरात मुरतब किए। 1930 में उन्हें तपे दक जैसा मूजी मर्ज लाहक हुआ, जिसे उन्होंने अपनी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना और चंद करीबी रफ़क़ा के अलावा सबसे छुपाए रखा। क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना खालिक हकीकी से जा मिले। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी अय्याम इंतहाई तकलीफ़देह सूरत में गुजारे। उनका मर्ज़ शिद्दत पर था और आपको दी जाने वाली दवाएं मर्ज़ की शिद्दत ख़त्म करने में नाकाम साबित हो रही थीं। उनके ज़ाती मालिज डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श और दीगर मालिजीन के मशवरे पर वो 6 जुलाई 1948 को आबो हवा की तब्दीली और आराम के गर्ज से कोयटा तशरीफ़ ले गए, जहाँ का मौसम निस्बतन ठंडा था। यहाँ भी सरकारी मसरूफियात ने इन्हें आराम करने का मौका नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें कदरे बुलंद मकाम ज़ियारत में वाक़े रेजिडेंसी में मुंतकिल कर दिया गया, जिसे अब कायदे आज़म रेजिडेंसी कहा जाता है। अपनी ज़िंदगी का आखिरी अय्याम कायदे आज़म ने इसी मकाम पर गुजारे। इस दौरान उनकी हालत संभलने के बजाय मज़ीद बिगड़ती चली गई और 9 सितंबर को उन्हें नमूनिया हो गया। इनकी हालत की पेश नज़र डॉक्टर बख्श और मकामी मालिजीन ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए कराची मुंतकिल करने का मशवरा दिया। 11 सितंबर को उन्हें C-130 तैयारी के ज़रिए कोयटा से कराची मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी ज़ाती गाड़ी और एम्बुलेंस उन्हें लेकर गवर्नर हाउस कराची की जानिब रवाना हुई। बदकिस्मती के एम्बुलेंस रास्ते में ख़राब हो गई और आधे घंटे तक दूसरी एम्बुलेंस का इंतज़ार किया गया। शदीद गर्मी के आलम में मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपने भाई और कौम के महबूब कायद को दस्ती पंखे से हवा झलती रहीं। कराची वारिद होने के 2 घंटे बाद जब ये मुख्तसर काफ़िला गवर्नर हाउस कराची पहुंचा तो कायदे आज़म की हालत खतरनाक हो चुकी थी और रात 10:20 पर वो इस दारे फ़ानी से रुखसत फरमा। उनकी रहलत के मौके पर इंडिया के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था कि मुझे अगर मालूम होता कि जिन्ना इतनी जल्दी दुनिया से कोच कर जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान की तकसीम का मामला कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर देता। वो नहीं होते तो पाकिस्तान का क़याम मुमकिन नहीं होता। कायदे आज़म के बदतरीन मुखालिफ और हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने इस मौके पर इंतहाई अफसरदगी का इजहार करते हुए कहा, मैं एक तवील अरसे से उन्हें नापसंद करता चला आया हूँ, लेकिन अब वो हम में नहीं रहे तो उनके लिए मेरे दिल में कोई तलख़ी नहीं। सिर्फ अफसरदगी है कि उन्होंने जो चाहा वो हासिल कर लिया, लेकिन उसकी कितनी बड़ी कीमत थी जो उन्होंने अदा की। नवंबर 1942 के कायदे आज़म बसीरत अफरोज़ और चशमकश खिताब में भी आपने फरमाया, मुझसे अक्सर पूछा जाता था कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत क्या होगा। पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का तयन करने वाला मैं कौन होता हूँ? मुसलमानों का तर्ज हुकूमत आज से 1300 कबल कुरान मजीद में हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। ये है हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको झूठ से नफरत है। वो किसी भी दबाव में आकर अपनी राय के इजहार में कभी किसी मदाहिनत से काम नहीं लेते। रात को 6 दिसंबर 1943 को कराची में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 31वें इजलास से खिताब के दौरान
قائد اعظم نے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جس تو عہد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس نے امت کی کشتی محفوظ کر دی ہے، وہ کون سا رشتہ ہے، وہ کون سی چٹان ہے، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ مجھے امید ہے کہ جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے، قرآن تجدید کی برکت سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول، ایک امت، قائد اعظم کا یہ خطاب کسی تبصرے یا وضاحت کا محتاج نہیں، اس کا لفظ تو پکار رہا ہے کہ یہ بات کہنے والا امت کے حقیقی تصور سے بھی آشنا ہے اور خدا، کتاب اور رسول کو مان لینے کے لازمی نتائج سے بھی باخبر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قائد اعظم کا یوم پیدائش منانے کے لیے قائد کے ہر فرمان کو بھی مانیں اور اپنی نسل کو بھی اپنے قائد کے روشن سیرت و کردار سے متعارف کروائیں۔ اگر ہمارے رہنما اور قوم قائد اعظم جیسے سیرت و کردار کا مظاہرہ کریں تو ہم آج بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔